सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक कोर्स क्या क्या मैं बताने वाला हूं, उसका एक वीडियो मैंने तैयार किया था। तो आज इसका मैं फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका रिलेशन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। जैसे कि कुछ एग्जाम्स होते हैं, एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, पटवारी के एग्जाम्स होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे जो छोटे मोटे एग्जाम्स जो होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, उनमें बहुत आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है। ऐसे कुछ मैथ्स के टॉपिक को आज मैं सिक्वेंसली लेने वाला हूं, जिसमें आज मैं पहला टॉपिक लेने जा रहा हूं नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ये मैथ्स का इस चैप्टर को चुनाव करने का कारण यही है क्योंकि ये मैथ्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसमें आपको बहुत बेसिक नॉलेज होने के कारण से जब हो जाता है तो आगे का जो मैथ्स है वो इजी हो जाता है, इसलिए मैंने पहला टॉपिक ये लिया। इसके पहले भी मैथ्स के ऊपर मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हुए हैं, जिसमें से जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें आप देखेंगे बेसिक ऑफ प्लस माइनस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक, वो आपको मिल जाएंगे। एलसीएम वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सारे के सारे जो है उस पर एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आपके पास वो प्रॉब्लम हो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट जोड़ने घटाने में या गुणा भाग में प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट कई बार गड़बड़ होते, तो उसके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों को जानने वाले हैं। तो आइए पहला चीज लेते हैं। पहला चीज है प्राकृतिक संख्याएं। समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। या बोल सकते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद रखिए, बात छोटी सी जरूर है बट डेफिनेशन एकदम ज्यादा क्लियर होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, फिर से सुनिएगा। ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम गिनती के लिए करते, काउंटिंग के लिए करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर गिनती की संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप अनंत तक लेते चले जाइए। ये सारे की सारी जो संख्याएं कहलाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। किसी भी चीज को जब हम गिनना होता है, किसी चीज को आपको गिनना होता है, तो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ये 2 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं, ऐसी संख्याओं का ही आप प्रयोग करते हैं। इससे प्रदर्शन करते हैं। किससे प्रदर्शित करने का तरीका देखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन का फुल फॉर्म होता है नेचुरल नंबर। कैपिटल एन को प्रदर्शित कर, कैपिटल एन का मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसके कुछ गुण है वो ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी बट्टे में नहीं होती है। इसका पहला गुण बोलता है कि प्राकृतिक संख्याएं कभी भी बट्टे में नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी दशमलव में नहीं होती है। और जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। ये उसके 4 प्रॉपर्टीज है। क्योंकि छोटी मोटी बातें जो रहती हैं, जब हमको नहीं मालूम होता है तो जब कंप्यूटर एग्जाम्स में यही पूछ देता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इसलिए एकदम सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या क्या है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब देखते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक, दूसरी बात पर हम लोग करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं देखिएगा। अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के साथ में आप 0 जोड़ दीजिए, अर्थात 0 के साथ गिनती की जो संख्या होती है
गिनती की संख्या। तो जीरो के साथ गिनती की संख्याओं को एक साथ हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था, ठीक। तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है? ऐड जीरो करना है। तो ये जो कहलाएगा जीरो के साथ में जो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, समुच्चय है, वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। इसका जो प्रदर्शन करते हैं हम लोग, इसको जो संकेत है, इसको जो दर्शाते हैं, वो W से प्रदर्शित करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है होल नंबर। इसका गुण है, इसके भी कुछ गुण है, इसका भी ध्यान रख लेते हैं। पहला गुण ये है कि ये बटे में नहीं होता है पहले की तरह। दूसरा, ये ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरा, ये दशमलव में नहीं होता है, परंतु इसमें गिनती की संख्याओं के साथ में जीरो शामिल होता है। यह है पूर्ण संख्या की जानकारी। तो सिर्फ आपने क्या करना है? गिनती की संख्या के साथ में आपको जीरो अगर लिख करके आ गया तो सारा का सारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए देखते हैं तीसरा चीज, हम देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा ये बहुत ही काम की चीज है बच्चों के लिए भी, और जो कंप्यूटर एग्जाम्स में आते हैं उसके लिए भी काम की चीज है। संख्या रेखा में देखिएगा, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये रहा अपने पास जीरो। जीरो के इस तरफ यानी दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लेते चले जाते हैं, और इस तरफ बाईं ओर -1 -2 -3 -4 ऐसे आदि लेते चले जाते हैं। ये कहलाता है संख्या रेखा, अर्थात ऐसी रेखा जिसमें हम जीरो के साथ साथ जो धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं और ऋणात्मक संख्याएं, उनको जब एक साथ आप प्रदर्शित करते हैं तब ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा में जीरो के इस तरफ यानी कि दाएं हाथ की ओर ये हमेशा संख्याएं किस में रहेंगी? बढ़ती क्रम में रहती हैं, और जीरो के इस तरफ अर्थात किस ओर? बाईं ओर संख्याएं जो रहेंगी वो रहती है घटती क्रम में। ये घटते क्रम में, अर्थात -1 से छोटा, -2 से छोटा, -3 उससे छोटा, -4, यानी कि जो ज्यादा ऋणात्मक जितना अधिक होगा वो संख्या उतना अधिक छोटा होते चले जाता है। क्योंकि बच्चों के साथ में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे कई बार पूछो -5 और -4 और -5 इन दोनों में बड़ा कौन है, तभी लोग हमेशा बोल देते हैं -5 बड़ा है। नहीं, ये जो -4 जो है वो -5 से बड़ा है, क्योंकि जो जितना ज्यादा ऋणात्मक होता है वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। अर्थात इस लाइन में सबसे बड़ा -1 है और यहाँ पर सबसे छोटा जो हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये है संख्या रेखा। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, जीरो का ना तो चिन्ह प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट करने के काम आएगा। चलिए चौथा चीज देखते हैं आज के लिए, जिसका हेडिंग है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है ये देख लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को संख्या रेखा में प्रदर्शित करके बताया था, ये था 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और इधर -1 -2 -3 -4 समथिंग इस प्रकार से हमने देखा था। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? संख्या रेखा में प्रदर्शित जीरो गिनती की संख्या यानी कि धनात्मक संख्या है, और साथ में ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, संख्या रेखा में प्रदर्शित होने वाली धनात्मक संख्याएं यानी कि गिनती की संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसमें जो धनात्मक संख्याएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक
पूर्णांक संख्या कहते हैं, और जो ऋणात्मक संख्या रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धन वाले को धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋण वाले को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और इसमें फिर से वही पुरानी बातें, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। तो ये है पूर्णांक संख्या कौन कौन से होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी जो हमने देखा था पूर्णांक संख्या को जो प्रदर्शन है, संकेत है, पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई का फुल फॉर्म होता है इंटीजर्स। ये है पूर्णांक संख्या के लिए। आइए देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परिमेय संख्या। ये बहुत बार पूछता है तो इसको बहुत अच्छे से देखना आपने को। परिमेय संख्या, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये लगभग हम लोग जो पढ़ा करते थे ये 9th क्लास से था, बट अब तो छोटी क्लासेस से भी देने स्टार्ट कर दिया है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं या दर्शाते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और एग्जाम्पल, क्योंकि ये परिभाषा से समझ में नहीं आता है तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा 4/5, 3/7, -8/5, ठीक, ये है। तो इन संख्याओं को हमने क्या किया, बटे के रूप में लिखा है। तो इसी कारण से इन संख्याओं को हमने क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अर्थात सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो पुस्तक वाले ने थोड़ा सा डेफिनेशन अलग करके लिखा हुआ है। वो बोलता है कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उससे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो दोनों का अर्थ सेम है, बोलने का तरीका अलग है। ज्यादा बेस्ट वही तरीका अपने रखना चाहिए जो अपने को समझ में आता है। जैसे कि सामान्य लोग, सभी लोग क्या समझते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही परिभाषा लिखिए। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये बटे के रूप में लिखा है, कट भी नहीं रहा है ये, तो आगे ये भी, तो ये सब क्या रहेंगे, परिमेय संख्या रहेगी। इसमें कुछ जो ध्यान देने वाली बात है वो हम लोग समझते हैं। वैसे तो परिमेय संख्या का जो प्रदर्शन रहता है वो आपको बता दूं, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं Q से प्रदर्शित करते हैं। वैसे Q का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या को इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है। तो मात्र Q परिमेय संख्या का एक संकेत भर मात्रा है। वैसे परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर कहा जाता है, ठीक। तो रैशनल नंबर जरूर बोलते हैं, बट इसका प्रतीक जो है वो है Q। इस परिमेय संख्या के कुछ गुण हैं जो कि आपको कंप्यूटर एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वो क्या चीज है, देखिएगा। पहली बात तो ये कि परिमेय संख्या जो रहेगा वो हमेशा किस रूप में रहेगा, अंश के रूप में रहेगा। हमेशा तो नहीं कह सकते, बट आप बोल सकते हैं कि बहुत अधिकांशतः वो किस में आपको शो करता है, अंश में शो करता है। अंश नहीं भी रहता कई बार, उसका भी समझाऊंगा मैं। तो ये आप वो समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, अंश के रूप में रहता है। दूसरा, ये जो अंश है वो कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। वंश किस रूप में हो सकता है, ऋणात्मक रूप में भी हो सकता है। वंश करनी में भी हो सकता है। लाइक दैट मैंने ऐसे किया, 25/9 लिखा, तो 25/9 मतलब 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 9 का कितना हो जाएगा 3। अर्थात अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बटे में ही आ गया। तो करनी के रूप में भी दिया रहेगा, तभी भी वो क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा, ठीक है। और इसमें सो जीरो है, जीरो भी क्या रहता है, परिमेय संख्या रहता है। जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या रहता है। इस बात को और इस बात को समझते हैं। जीरो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसमें एक प्रतिबंध होता है। वो प्रतिबंध बोलता है कि परिमेय संख्या होने के लिए ये जो Q का मान है, यानी कि जो हर का मान है, वो जीरो नहीं होना चाहिए।
ऊपर का 0 होगा चल जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फिर से सुनिएगा, परिमेय संख्या में क्या है, जो हर राशि है यानी जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का जो अंश है वो 0 होगा चल जाएगा। तब अगर वो नीचे का यानी कि हर जो है क्यू जो अगर 0 नहीं है तो सभी की सभी संख्याएं किस रूप में आ जाएंगी, परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। जैसे 0 है, 0 को मैं ऐसा भी लिख सकता था 0/5, 0/5 मतलब 0, अर्थात ये भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। 0 बटे मैंने लिखा 10 तो भी ये परिमेय संख्या रहेगा। 0/8 लिखा तो भी क्या रहेगा, ये परिमेय संख्या रहेगा, क्योंकि इन सब का अर्थ क्या होता है 0, तो केवल 0 बस भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। आगे देखते हैं, बोलता है कि इसका गुण बोलता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात इस प्रकार से, जैसे कि आपने लिखा 5/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि नीचे का हर 0 हो गया। 100/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। 8/0, 3/0, ये सब परिमेय संख्याएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोलता है, प्रतिबंध बोलता है Q अगर 0 आ गया तो पूरा राशि कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो वो कंडीशन परिमेय संख्या में कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट पद बोलता है प्राकृतिक संख्या, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सब परिमेय संख्या है। तभी दिमाग में ये भी बात कंफ्यूज करता है, जैसे 2 बोलता है कि परिमेय संख्या है, तो फिर बोलते हैं कि आपने तो बोला था क्या कि परिमेय संख्या को किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, P/Q के रूप में, तो जो बटे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बट यहाँ पर तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपने तो बटे के रूप में प्रदर्शित नहीं किया। बट आप भूल रहे हैं कि हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2/1, तो ये क्या है, Q तो 0 नहीं है ना अपना, हम इस रूल को, प्रतिबंध को फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ, तो 2 क्या रहेगा, परिमेय संख्या। उसी प्रकार से 8, ये भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 8/1, Q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये जो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसी कारण से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको परिमेय संख्या को समझना है, क्योंकि अधिकांश गलतियां यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है। तो याद रखना है, ये 3 टॉपिक मैंने जो बताया इसी पे ही ज्यादा घूमने वाली बात आती है, गलत होने वाली बात आती है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए और कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट 4 चीजों को और समझते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ तो उस टॉपिक को भी ले लेता हूँ। वो बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लीजिएगा। सम संख्याएं, सम संख्याएं किसको बोलते हैं वो देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर भी कहते हैं। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा का पूरा भाग चली जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा भाग चले जाए, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का सीरीज सबको पता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ओके, 14, 16, ये समथिंग, ये सब क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा का पूरा भाग चली जाती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या, यानी कि ऑड नंबर कहलाता है। इसमें ये ध्यान देंगे 0, एग्जाम्पल से इसके 0 भी क्या रहता है, सम संख्या। फिर बोलते हैं कि भाई 2 से ही पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, हाँ ये देख लीजिए, 2 शून्यम शून्य, पूरा का पूरा खत्म, तो 0 भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, सम संख्या के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कई लोगों के साथ में कंफ्यूजन बना रहता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से है विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स कहते हैं। सम संख्याएं किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा का पूरा भाग ना जाता हो या भाग ही ना जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या होता है, 2 से भाग जाता ही नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग ना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को बता दूं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, कभी कभी कंप्यूटर एग्जाम्स में एकदम शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग कर देता है। तो अभाज्य संख्या को हमने क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या
जो एक से तथा केवल स्वयं से भाग जाता होगा, केवल स्वयं से भाग जाता है, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, जैसे 2, 1 दूनी 2, 1 से तो हर संख्या जाता है, 2 से जाएगा, अब इसके बाद ये किसी से नहीं जाने वाला, 3 से नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा। उसी प्रकार से 3, 5, 7, अगर मैं 9 लिखूं तो 9 में देखिएगा 1 से तो जाएगा, 3 से भी चले जाएगा, 9 से भी चले जाएगा। तो ये सीरीज में ये 9 नहीं आने वाला, क्योंकि वो 1 से और स्वयं से जाने के अलावा 3 से भी भाग जा रहा था, तो ये नहीं आएगा। जैसे 11, 1 से जाएगा, उसके बाद 11 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक, जो केवल 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और केवल स्वयं संख्या से भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण संख्या भी कहते हैं। आगे का और देखते हैं, जो छोटा चीज है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। यौगिक संख्याएं या यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से भाग जाएंगी, दूसरा स्वयं से भाग जाएंगी तथा अन्य संख्या से भी भाग जाएंगे। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए 4, ये भाज्य संख्या है, ये 1 से भी जाएगा, स्वयं से 4 से भी जाएगा, अन्य से 2 से भी चला जाएगा। 6, 1 से भी जाएगा, स्वयं से 6 से भी चला जाएगा, अन्य से ये 2 से भी चला जा रहा है, 3 से भी चला जा रहा है। उसी प्रकार से 15, 1 से भी जाएगा, स्वयं से भी जाएगा, ये 15 से जाएगा, अन्य से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, ठीक, 15 से तो जा ही रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से भाग जाती होंगी, स्वयं की संख्या से भाग जाती होगी, ये अन्य संख्याओं से भाग जाती होगी, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, और बोले तो इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या की खास बात क्या है? ये सम, इसमें आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, ये सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या दोनों हो सकती है। ये जो छोटी मोटी बात है जो पॉइंट आउट किया जाता है, वही है कंपटीशन। क्योंकि सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, वो सबको मालूम है, बट जो स्पेशली पॉइंट निकल करके आते हैं वो ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे या पीछे कर सकते हैं। तो उन पॉइंट्स कॉपी में जबरदस्त तरीके से लिखिए। एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को मैं अपने वीडियो में बार बार बोलता रहूंगा क्योंकि हर कोई सीरीज में नहीं देखता है। याद रखिएगा, जब भी आप कॉपी बनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी प्रकार का एक बनाएं कॉपी, तो उसमें याद रखिएगा स्पेशल जो पॉइंट है उसको आप अलग रंग के जो पेन होते हैं उससे आप मार्कआउट कीजिए। इससे होता क्या है कि जब कभी आप नोट्स बनाते हैं ना, तो अलग अलग कलर से लिखने से सब माइंड जो रहता है ना, माइंड क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है। और जब भी परिवर्तन होता है तो दिमाग खुश रहता है, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और कभी आपने कॉपी खोल के भी देखा, साफ सुथरा लिखा, कलरफुल लिखा है, तो उसको देख करके ही माइंड पढ़ने की इच्छा हो जाती है। तो कुछ ऐसा जबरदस्त करके अपना कॉपी बना करके रखिए, ताकि आपको पढ़ने में, कभी भी कॉपी देखा तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। उस टाइप से आप कॉपी जरूर बना के रखिएगा। लास्ट आज के लिए मैं बताना चाहता हूं, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या रहेगा, संख्या पद्धति पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल के, वो भी मैं क्लियर करते चलाऊंगा। बट आज के वीडियो में मैं पूरे बेसिक क्लास ले रहा हूं। देखिएगा आज का जो बेसिक है, लास्ट बेसिक देखिएगा क्या होगा। लाइक दैट हमने 38 को डिवाइड किया 5 से, तो देखिएगा 5 सत्ते हो जाएगा कितना? 35। ये आ जाएगा 5, 8 में से 5 चले जाएगा 3, ये कट जाएगा। तो ये सबको मालूम है, इसको लोग बोलते हैं भागफल कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? शेषफल कहते हैं। और इस राशि को कहा जाता है भाज्य और इसे कहा जाता है भाजक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो सामान्यतः वैसे याद रहता है, क्योंकि हम पढ़ते जब थे छोटी क्लासेस से बार बार बोलते थे भागफल इतना है, शेषफल इतना है, बट ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, बीच वाला होता है भाज्य और किनारे वाला जो होता है, जो जिससे हम भाग देते हैं, वो क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है।
इसका फॉर्मूला होता है जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो फॉर्मूला याद रहता नहीं है। तो आप क्या काम कीजिए, एक छोटा सा मैथ्स पहले बनाइए। आप एक काम कीजिए, पहले इन दोनों को गुणा कीजिए, 5 गुणित 7, और इसमें ये जोड़ दीजिए, तो 5 सत्ते 35 और धन 3, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। अर्थात इसको सॉल्व करने पर कितना आने वाला है, 38 आने वाला है। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है 38। 38 क्या रहेगा आपके पास, भाज्य रहेगा। 38 का मतलब क्या, भाज्य। ये देखिए 5 क्या है, भाजक है, गुणित 7 क्या है आपके पास है, वो है भागफल है, और ये रहा प्लस 3 क्या आपके पास है, शेषफल है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला फिर कभी नहीं भूलता। लेकिन आपने केवल इतना ही फॉर्मूला याद रखा तो फिलहाल तो याद रहता, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ दिया, तो देखो 38 आ जाता है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला लिख लीजिए, तो फिर कभी से भी दिमाग से उठता नहीं है। तो ये था आज का बेसिक टॉपिक। इस फॉर्मूले को, इन सब बेसिक चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट लेवल पे हम इस पर जो सवाल करेंगे और जब मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक परिमेय संख्या, समथिंग ऐसे जब मैं वर्ड्स यूज करूंगा तो आपके माइंड में फटाक से वो आना चाहिए। और इस पर जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी पूछे गए हैं, उनका सीरीज में आपके पास लेकर के आऊंगा, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके। आशा करता हूं ये अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेरित कीजिए। उनको अपने स्वयं पढ़ने के बाद दूसरों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होने का यही बेस्ट तरीका होता है। पहले सेल्फ स्टडी करो, फिर आप दूसरों के साथ स्टडी कीजिए, ग्रुप स्टडी कीजिए, तभी सफलता हासिल होती है। थैंक यू वेरी मच। तेरी वो रफ्तार हो रोके से